सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर साहब का कि आज आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप काफ़ी बिजी रहते हैं और फिर भी आपने समय निकाला। और हम में से कई लोगों ने शायद इनके वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, हो सकता है जो लाइफस्टाइल के बारे में या कोई आपको तकलीफ हो जाती है, बीमारी हो गई, उसको कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में शायद सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो आज मौका है, आज अच्छी तरह से इनकी बातें सुन लेना, बड़े काम की चीज़ आपके लिए ये बता के जाएंगे आज। और कोई डाउट भी हो बाद में फिर उसको आप पूछ लेना। और जो सीखे, जो आपको लगे अच्छी चीज़ बता के गए हैं डॉक्टर विश्वरूप, ये फिर आज थोड़ा उसमें भी बताना उन बातों को, और कोशिश करना कि भाई हमारा जो जीवन है साफ सुथरा और परेशानी रहित चल सके। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बताता हूँ डॉक्टर साहब के बारे में, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। आप बहुत से लोग तो जानते होंगे, डॉक्टर साहब ने मधुमेह में जो पीएचडी की है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से की है उन्होंने। और डॉक्टर साहब एक DIP प्रोटोकॉल है इस नाम से, खान पान का, उसके बारे में ये जाने जाते हैं। इन्होंने 25 से अधिक पुस्तकें लिखी। अमेजन पे आप जब जाएंगे तो पुस्तकों को खरीद भी सकते हैं, सस्ती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। मैंने भी अभी डॉक्टर थोड़े दिन पहले 3 किताबें आपकी खरीदी हैं, तो वो पढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ। डॉक्टर साहब आयुष मंत्रालय से भी जुड़े हुए और बाकी डॉक्टर साहब थोड़ी आधा घंटा पहले आ गए थे, तो मैंने उनको जो चर्चा करनी थी वो मैं कर चुका हूँ डॉक्टर साहब से कि हमारे जवानों और फैमिलीज को किस तरह का जीवन शैली की वजह से कुछ तकलीफ हो जाती है, उसका निदान कैसे किया जाए। बड़े अच्छी तरह से प्यार से सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। और बच्चा ज़्यादा किसी का परेशान करना लगे तो थोड़ी देर उसको बाहर ले जाए। तो डॉक्टर साहब ज़्यादा समय न लेते हुए आपको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनरेबल DIG साहब, सुनील जी, रजनीश जी एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात और खुशी का दिन है आज कि मुझे आपने बुलाया, इस लायक समझा। और इस खुशी के पीछे एक खास वजह भी है। वो खास वजह इस लेक्चर के अंत में मैं आपको बताऊंगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। फिलहाल सीधे हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है क्योर एट द रेट ऑफ होम। ऐसा हम में से कोई भी नहीं है जो बीमार नहीं पड़ता होगा, और ऐसा हम में से कोई भी नहीं जो बीमार रहना चाहता होगा। तो कोई भी बीमारी अगर होती है, हम क्या करें कि हम उसको ठीक कर लें, यही आज का इसका मकसद है। बीमारी 2 तरह से होती है हमें। एक तो जिसे बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, थायराइड है। मोटापा को भी एक डिजीज़ बोल सकते हैं, बोलना चाहें तो। बहुत कमज़ोरी लगती है तो वो भी एक बीमारी है। और एक होता है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं, जैसे फ्लू हो गया, खांसी जुकाम बुखार हो गया, ये एक तरह से है। बीमारी कोई भी क्यों ना हो, हम चाहते हैं फटाफट इससे तकलीफ से दूर चले जाएं। तो वो कैसे करना है, और घर पे ही कैसे करना है, खुद ही कैसे बनना अपना डॉक्टर, और कैसे फास्टेस्ट तरीके से बिल्कुल तेज़ी से हम ठीक हो जाएं। और जो भी हम बता रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके घर में जो लोग हैं, जो हो सकता है आपसे दूर भी हो, उनको क्या बताएं, फास्टेस्ट, सेफेस्ट, राइट, श्योर शॉट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट के साथ। तो मैं एक बीमारी को पकड़ूंगा, ओनली वन डिजीज़। आप देखेंगे कि बस एक को अगर पकड़ लें तो आपको सारी बीमारियां समझ आ जाएंगी, एक सिरे से पकड़ लें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारे बॉडी या बीमारी होती नहीं है, उसको समझने वाली बात है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं सीधे। जो इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो डायबिटीज़ से हम शुरू कर सकते हैं। डायबिटीज़ का मतलब क्या है? डायबिटीज़ का मतलब है हाई ब्लड शुगर, राइट, शुगर लेवल। बोतल कहाँ गया? ठीक है। तो भारत की बात करें तो करीब मेरा काम भारत में और वियतनाम में, 2 देशों में ज़्यादा है। भारत में आप देखिए 8.8% डायबिटीज़ पेशेंट ऐसे बताते हैं, वियतनाम में 5.5%। भारत में जो ज़्यादातर पेशेंट हैं डायबिटीज़ के, वो मोटे पाए जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि मोटापा का डायबिटीज़ से कोई संबंध होगा, मोटा मतलब डायबिटीज़, डायबिटीज़ मतलब मोटा। जबकि वियतनाम में मैंने देखा वो उल्टा है, वो डायबिटीज़ पेशेंट पतले पतले होते हैं,
वहाँ के दिमाग में किसी से पूछो तो बोलते हैं कि यार ये पतला हो गया ना इसलिए डायबिटीज़ हो गई इसको। तो किस तरह से डेफिनेशन चेंज होता है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फिर तीसरा सेंटर हमारा मलेशिया में जो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस है वो 15% है। वहाँ मोटे लोग भी हैं जो भारत के मूल के हैं, वहाँ चाइनीज़ मूल के लोग जो पतले भी हैं, वहाँ मोटा डायबिटीज़ भी पतला डायबिटीज़ भी है। तो एक ही बीमारी को मैंने अलग अलग एंगल से देखा और अंत में एक चीज़ मैंने पाया, वो एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आप अपना ब्लड शुगर चेक करते हैं और उसमें आता है रीडिंग 200 लिखा हुआ आ गया। वो जो 200 लिखा हुआ है वो है क्या, उससे हम क्या समझें और करें क्या उसका, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। बस ये एक बात अगर आप समझ लेते हैं तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और ये एक बात समझने के लिए आपको 2-4 मिनट लग जाएंगे। तो ये जो 2-4 मिनट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे बॉडी का वेट है 70 kg और मेरे बॉडी से सारा खून अगर मैं बाहर निकाल दूं करीब 5 लीटर खून होगा। ये 1 लीटर का बॉटल है। कितने बॉटल चाहिए होंगे मेरे सारे खून को भरने के लिए? 5 बॉटल चाहिए होंगे, है ना। अब मैं किसी भी एक बॉटल से जिसमें खून भरा हुआ है एक बूंद निकाल के ग्लूकोमीटर में डालता हूँ और ग्लूकोमीटर में रीडिंग आती है 100 रीडिंग आती है। इसका मतलब ये है कि मेरे 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर है। शुगर मतलब ग्लूकोज है 1 ग्राम। अच्छा, अगर 200 रीडिंग आती है तो इसका मतलब ये है कि मेरे 1 लीटर खून में जो शुगर है वो कितना है? 2 ग्राम। अच्छा, 400 रीडिंग अगर आती है इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 1 लीटर खून में जो शुगर है वो 4 ग्राम है। क्लियर है ना। 4 ग्राम शुगर कितना होता है? लगभग 1 छोटा चम्मच। तो मान लो आपके रीडिंग 400 आती है, इसका मतलब आपके 1 लीटर खून को मैं पूरी तरह छान लूँ तो कितना चीनी मिल जाएगा मुझे? 1 चम्मच, है ना। तो ये इसका मतलब हुआ। तो लेकिन मेडिकल भाषा में बोलेंगे कि आपको डायबिटीज़ हो गई, वो ये बोलेंगे। अच्छा, तो डायबिटीज़ होने का मतलब कि शुगर जो है वो ज़्यादा है। शुगर ज़्यादा है तो क्या करें, उसको कम कर दो तो डायबिटीज़ खत्म हो गई। कितना कम कर दें? एक रफ फिगर लेते हैं कि पहली बात तो शुगर है ही क्यों। इस वक्त आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, मैं बात कर पा रहा हूँ। आप हर पल एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, नहीं? वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वही शुगर से आ रही है। शुगर है तो एनर्जी है, शुगर नहीं है तो एनर्जी नहीं है। तो शुगर अच्छा है कि बुरा है बॉडी के लिए? ज़रूरी है। शुगर इज़ लाइफ। तो अगर आपको बोले कि आपका तो हाई ब्लड शुगर है तो आप क्या सोचेंगे? अरे मेरी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए फिर तो, क्योंकि आपकी बॉडी में शुगर ही तो एनर्जी है। लेकिन जिस तरह से ये सड़कें हैं और सड़कों में गाड़ियों के लिए होती हैं, लेकिन गाड़ियाँ ज़रूरत से ज़्यादा होंगी तो सड़कें जाम हो सकती हैं। सड़कें गाड़ियों के लिए होती हैं, लेकिन गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो जैम हो जाएगा, तो सड़क का काम ही नहीं रह जाएगा, गाड़ियाँ अटक जाएंगी। ठीक इसी तरह से आपका जो ब्लड है, खून है, वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। वो शुगर को, बाकी न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है, लेकिन उसका अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो वो भी जैम हो जाता है और तब दिक्कत आती है। तो जिस तरह से अगर एक चौड़ी सड़क है उसमें एट ए टाइम 2 गाड़ियाँ जा सकती हैं पैरेलली, लेकिन 2 की जगह 4 होगा तो जैम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप दिमाग में रखिए, 1 लीटर खून में जो भगवान ने हमारे खून को बनाया, बॉडी को बनाया, जिस तरह से 1 लीटर खून में 2 ग्राम ग्लूकोज तक अलाउड है। जिस तरह से मोटरसाइकिल में 2 लोग चलना अलाउड है, तीसरा आदमी चलेगा तब भी गाड़ी चलेगी, लेकिन एक्सीडेंट का खतरा है, मोटरसाइकिल खराब हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक उसी तरह से आपके 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर तक ही चल सकता है, ठीक से, अच्छी तरह से। 2 ग्राम के लिए ग्लूकोमीटर में कितना रीडिंग होना चाहिए? 200। यानी कि 200 से कम रीडिंग है तो ठीक ठाक है। अच्छा, किसी का अगर 300 रीडिंग है तो कितना फालतू ग्राम शुगर है 1 लीटर खून में? कितना फालतू? 1 ग्राम। अगर वो 1 ग्राम आप निकाल दें तो आपकी डायबिटीज खत्म हो गई। तो सारा मामला है वो 1 ग्राम शुगर निकालना कैसे है। किसी का 1 ग्राम निकालना, किसी का 2 ग्राम, किसी का 3 ग्राम, वही तो है। तो निकालना कैसे सारा है। अभी कैसे निकालते हैं? अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कैसे निकालेंगे? वो आपको कुछ दवाइयाँ दे देंगे, ये खा लो
आप खा लेते हैं, अगले दिन शुगर चेक करते हैं तो 1 ग्राम निकल गया। अगर आपका 300 था तो 200 हो गया या 100 हो गया, निकल गया ना। कभी आपने सोचा कि वो निकल के गया कहाँ? खून से तो निकल गया लेकिन गया कहाँ, सोचा आपने? अब ये दवाइयाँ क्या करती हैं, इसके अगर मैकेनिज्म आप देखें, रफली बता रहा हूँ मैं आपको। खून से शुगर लेती है और बॉडी में और बहुत सारी जगह है जो खाली पड़ी हुई है, जैसे जोड़ों, इसके जॉइंट्स के बीच में, सिर में बहुत सारी जगह खाली है, राइट, यहाँ घुटनों में जगह खाली है, वहाँ पे उसको छुपा देती है। तो आपका शुगर ब्लड में कम हो गया ना, कैसे? इनकी मदद से। लेकिन आपके बॉडी में शुगर कम हुआ क्या? बॉडी में शुगर सेम ही रहा, बस ये रिप्लेसमेंट हो गई। जैसे हमारे शहर में है ना, कचरा एक जगह से इकट्ठा किया दूसरी जगह डाल दिया, तो शहर में कचरा उतना ही है, राइट, सिर्फ उसकी जगह बदली हो गई। आपके पास एक टूल है जिसे कहते हैं ग्लूकोमीटर, जिससे ये समझ आता है कि ब्लड में शुगर कितना है। लेकिन ऐसा कोई टूल बनाने की बॉडी में शुगर कितना है, तो बॉडी का शुगर नहीं बदला, बॉडी का टोटल अमाउंट ऑफ शुगर उतना ही है, सिर्फ खून से उठा के कहीं और डाल दिया। जहां भी डाला, जहां भी वो इकट्ठा होने लगा, वो वाली बीमारी आपको हो जाएगी। फिर आपका शुगर तो नॉर्मल रह रहा है इसकी बदौलत, लेकिन आप बोलेंगे जोड़ों में बहुत दर्द है, राइट। तो या फिर वो किसी और ऑर्गन में जाएगा, हार्ट में जाएगा, तो हार्ट की कोई दिक्कत बताएंगे, बड़ा कमजोरी लग रही है, सांसों की बड़ी तकलीफ हो रही है। कई लोग भूलने की समस्या होती है, पार्किंसन बोलते हैं, अल्जाइमर बोलते हैं, डिमेंशिया बोलते हैं, सारे ब्रेन डिसऑर्डर है। अच्छा, नाम पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सारा आपने सुना होगा। एक बात आपने नहीं सुनी होगी, ये तीनों बीमारियों को कंबाइन करके एक नाम दिया गया है, डायबिटीज टाइप 3। बोलने का मतलब ये कि अब ये समझ आ गई है कि जितनी सारी बीमारियां हैं वो सारी एक ही बीमारियां हैं, डायबिटीज के ही अलग अलग रूप हैं। जॉइंट की बीमारी भी डायबिटीज की ही बीमारी है। आपको जो कुछ लोग बाई जेनेटिक ऐसा होता है, उनका ब्लड शुगर कभी हाई, कितना ही मीठा खा ले शुगर नॉर्मल रहता है उनका। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है कि एक्स्ट्रा शुगर बॉडी ब्लड से खुद ब खुद निकाल के बॉडी के कहीं ना कहीं और जमा कर देगा। तो वो डायबिटीज का पेशेंट जीवन में नहीं बनेगा, लेकिन पेशेंट जरूर बनेगा वो किसी ना किसी चीज की। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो जो भी दवाइयां अभी तक दुनिया में हैं, वो सारी दवाइयां आपके ब्लड से शुगर निकाल तो देती हैं, बॉडी से नहीं निकालती, और फिर किसी ऐसी जगह रख देती है, जैसे मान लो एक आपके आने से पहले झाड़ू लगा दिया यहाँ से, लेकिन जो कचरा है वो सीट के नीचे ही डाल दिया। थोड़ा तो लगेगा कि साफ है, लेकिन फिर बदबू आने लगेगी, आपको लगेगा गंदा सा कुछ तो है, मामला गड़बड़ है। बस ये दवाइयों का यही काम है। अच्छा, तो अगर ये दवाइयों का ये काम है, तो ये क्यों मार्केट में क्यों दिया जाता है? 1 मिनट हम दवाइयों की बात करेंगे, फिर मैं ये बात करूंगा ठीक क्या करना है, कैसे ठीक करना है हमें, राइट। ये सारी दवाइयाँ, ज़्यादातर दवाइयाँ दुनिया में आई हैं 1960 से पहले, पुरानी दवाइयाँ हैं सब। एक ऐसे टाइम पे आई हैं जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ करता था। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या होता है कि कभी भी कोई दवाई दुनिया में आने से पहले उसको छोटे सैंपल में ट्राई करते हैं कि चलो भाई ये 200 लोग हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट है, आधों को दवाई देंगे, आधों को नहीं देंगे, और ऐसा 5 साल तक देखेंगे। उसके बाद कितने लोग जिंदा रहते हैं जिनको दवाई दी, कितने लोग जिंदा रहते हैं जिनको दवाई नहीं मिली। इस तरह से ट्रायल होता है, दैट इज कॉल्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। लेकिन जब से दवाइयाँ आई हैं उससे तब ये सब नहीं था। तो दवाइयाँ कैसे आती थी? ऐसे ही आ जाती थी, लोग एक दूसरे को बोल के, कोई डॉक्टर लिख देता था, हाँ इससे शुगर कम हो रहा है। आपका गोल शुगर को कम करना नहीं है, आपका गोल है अपने हेल्थ को अच्छा करना। दो अलग बातें हैं, लाइफ स्पैन को बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ये आपका गोल है। तो खैर जितनी सारी दवाइयाँ हैं, 1962 में जब ये नया नियम आया कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करना पड़ेगा सारी दवाइयों का, तो ये पुरानी दवाइयाँ और जितनी उसके बाद आई सबका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ। जितनी भी दवाइयों के नाम आपने सुने हैं, खासतौर पे डायबिटीज़ की, और सारे ट्रायल से यही नतीजा निकला कि जो लोग डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं उनके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू जिनका ब्लड शुगर ज़्यादा होने के बावजूद भी दवाइयाँ जो नहीं लेते या नहीं ले पाते। समझ रहे हैं बात, राइट। तो ब्लड शुगर ज़्यादा होना खतरनाक है, लेकिन ज़्यादा होते हुए दवाई से कम करना और ख़तरनाक है। ये ट्रायल का नतीजा है जो 1972 में यूनिवर्सिटी ग्रुप डायबिटीज़ प्रोग्राम से। और ऐसे नतीजे जितने सारे ट्रायल होते गए, वो सारे ट्रायल में एक एक करके ये नतीजे बार बार दुनिया में रिपीट होते गए।
क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग एक साथ ट्रायल करते हैं, सबका नतीजा यही आ रहा है, ज़्यादा शुगर होगा तो खतरा है आपको, ज़्यादा शुगर को दवाई से कम करेंगे तो खतरा और बढ़ जाएगा मरने का या और बीमार पड़ने का। तो दुनिया में ऐसे ट्रायल होते आए हैं। आखिरी ट्रायल 2018 में हुआ, एकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूकेपीडीएस ट्रायल, VADT। ये जो यूकेपीडीएस ट्रायल है ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, एक ट्रायल अभी खत्म ही नहीं होता, लोगों को जोड़ते जाते हैं, ट्रायल के रिजल्ट कंसिस्टेंटली आते जाते हैं। और अभी तक के जो रिजल्ट हैं वो यही कहते हैं कि दवाई लेने से खतरा बढ़ता है मरने का। ब्लड शुगर तो कम हो जाता है, खतरा मरने का बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी शुगर कम नहीं होता। ये समझने की कोशिश करना है। तो फिर ACP गाइडलाइन बदली, डायबिटीज़ की जो गाइडलाइन बदल गई। और इस ACP गाइडलाइन को आप देखेंगे तो मैं आपको देके जाऊँगा एक कॉपी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन। ये दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों का समूह है जो गाइडलाइन बनाती है, बदलती है दुनिया को, उसके बेसिस पे आपके ट्रीटमेंट होता है कहीं किसी भी देश में। तो ये गाइडलाइन ने ये बोला, ACP गाइडलाइन ने, कि किसी भी पेशेंट को दवाई देने से पहले ये जो नए फैक्ट सामने आए वो पेशेंट को पहले बताओ। पेशेंट तब भी दवाई लेना चाहेगा तो उसको दे दो, और दो भी तो थोड़े दिन के लिए, ना कि जीवन भर के। अभी तो जो लेता है वो जीवन भर के लिए लेता है ना, राइट। लेकिन जीवन भर के लिए लेना खतरनाक है। लेकिन अगर ये वाली बात किसी को कोई बताएगा, कोई डॉक्टर, तो वो दवाई लेगा? वो लेगा ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। इंडिया में खैर ये बात छुपाई गई, बताई नहीं गई, तो इसको आगे करते हैं। एक बात याद रखिए, सीधे अब सोल्यूशन पे हम जा रहे हैं। अगर आपका ब्लड शुगर ज़्यादा है तो किडनी फेल होगा, डेथ होगा, लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। अगर आप दवाई लेते हैं और शुगर कम करते हैं तब भी किडनी फेल होगा, डेथ होगा, लाइफ स्पैन तब भी सेम ही रहेगा। यानी कि ये दवाई से, शुगर कम करने से शुगर के आंकड़े कम दिखते हैं, लेकिन आपकी बीमारी कम नहीं होती, ना ही शुगर बॉडी में कम होता है। तो अब हमें करना क्या है? अगर आपको सही मायने में कुछ करना है कि बॉडी की शुगर और ब्लड की शुगर दोनों को कम करना है, हमें उठा के ही बाहर फेंक देना है। वो कैसे करना है, वो उसकी ट्रेनिंग मैं अभी दे रहा हूँ राइट नाउ। उसके लिए सिर्फ एक बात याद रखिए कि हाई जो शुगर होता है उससे दुनिया में कम लोग मरते हैं। शुगर बहुत नीचे चला जाए तो ज़्यादा लोग मरते हैं। नीचे सिर्फ एक ही तरह जाता है जब आप दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले सोल्यूशन की तरफ सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे। दो बातें हैं जो ज़्यादा कॉमन है हमारे देश में, एक हाई शुगर, एक हाई BP, ब्लड प्रेशर। अगर मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है, हाई BP अगर हो गया तो हार्ट डिजीज़ एंड ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, या ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ का खतरा हो तो हाई BP हो जाता है? कौन सा आपको ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है, पहला या दूसरा? हाई BP होगा तो देखिए हार्ट डिजीज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ऐसा सुनने में आया है। या स्ट्रोक या हार्ट डिजीज का खतरा हो तो हाई BP होता है सुनने में। कौन सा ज़्यादा कॉमनली आप सुनते हैं? कौन सा आपको लॉजिकल, सेंसिबल लग रहा है, सुनी सुनाई बात लग रही है, पहला या दूसरा? पहला, नॉर्मली पहला। दूसरा सही है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे के दो लोग हैं, एक पहले रूम में, एक क्या नाम है आपका? लक्ष्य। हाँ, एक लक्ष्य ने बोला दूसरा और एक पहले रूम में। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। BP क्या है वो समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर और BP को पकड़ लिया तो बाकी सारे उसके बीच में ही है, बाकी सारी बीमारियां उसके बीच में कहीं आ जाएंगी। मान लीजिए एक पाइप है मेरे पास, इस पाइप को मैंने टैप के अंदर फिट कर दिया और पानी चला दिया, वाटर प्रेशर, टैप पाइप में वाटर प्रेशर। अब मैं इस पाइप को दबाता हूँ तो यहाँ पे वाटर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? अगर मैं इसको दबा देता हूँ, इसका डायमीटर कम कर देता हूँ, तो वाटर का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। आप कभी करके देखिए, जैसे दबाएंगे और स्पीड से आएगा, है ना? वाटर प्रेशर बढ़ेगा। जितना डायमीटर घटेगा वाटर प्रेशर बढ़ेगा। अब इसको आप कर लीजिए, ये ब्लड, ये आप कर लीजिए, ये आपके बॉडी के ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ऐसे मान लीजिए इसको। यहाँ पे पानी नहीं, खून जा रहा है। अब अंदर आपके आर्टरीज के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज हो जाते हैं, राइट? कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ डिपॉजिट हो जाता है चिपचिपा होने के बाद। तो जो डायमीटर वो क्या हुआ, घटा या बढ़ा? घटा। तो जैसे ही डायमीटर घटा, ब्लड प्रेशर बढ़ा।
डायमीटर घटा, ब्लड प्रेशर बढ़ा। वो जो डायमीटर का घटना है उसी को कहते हैं हार्ट डिजीज। व्हाट इज हार्ट डिजीज? डायमीटर अगर आपका ब्लड वेसल्स का घटने लगा, यानी कि हार्ट डिजीज, इसी को कहते हैं हार्ट डिजीज, राइट। तो पहले हार्ट डिजीज हुआ यानी कि डायमीटर घटा, उसके बाद ही तो ब्लड प्रेशर बढ़ा। अब कौन सा सही है इसमें से, पहला या दूसरा? पहले हार्ट डिजीज होगा तो ही उसका रिफ्लेक्शन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखेगा, उल्टा है। पहले ब्लड प्रेशर बढ़ गया फिर हार्ट डिजीज हुआ, ऐसा नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर इज एन आउटकम, राइट, ये आउटकम है, ये बाद में है। पहले यहां मैंने बर्फी रखी, उसके बाद चींटियां आई, है ना। तो चींटियों की गलती नहीं है, गलती तो बर्फी की गलती है ना। वो तो आउटकम है, चींटियां दिख रही हैं, इसका मतलब बर्फी पहले रखी गई है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर ब्लड प्रेशर दिख रहा है इसका मतलब हार्ट डिजीज ऑलरेडी था, तो हमें ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करना है। अच्छा, चींटियों को हटाना तो क्या करना पड़ेगा? चींटियों को कितनी भी गोलियां मारे हैं, चींटियां कभी खत्म होंगी? सोल्यूशन क्या है? मिठाई को हटा दीजिए, चींटियां नहीं रहेंगी। तो कॉज जो है ना, उस कॉज को तो हटाना पड़ेगा ना। तो यहां पे कॉज इज हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज का मतलब कॉज इज द ब्लॉकेजेस, है ना। तो ब्लॉकेज को अगर हटा दो तो डायमीटर बड़ा हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो हमें ब्लॉकेजेस को हटाना है। अच्छा, ये ब्लॉकेज कहाँ पे होगा? ये हार्ट के साथ होगा, हार्ट के ब्लड वेसल में, तो उसे हार्ट डिजीज बोल देना। किडनी के उधर होगा तो उसे किडनी फेलियर बोल देना। वो लंग्स में भी हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरीज में भी हो सकता है, दुनिया पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है। जहाँ भी होगा, कहीं भी होगा, तो डॉक्टर बोलेगा आपको ये वाली बीमारी हो गई। लेकिन बीमारी तो सेम ही है कि वो ब्लॉकेजेस को हटाना है। और ब्लॉकेज होता है तो क्या है? खून ठीक से नहीं पहुंच पा रहा, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं पहुंच पा रहा, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, सारी बातें सेम ही हैं। क्या दुनिया में कोई दवाई है जिससे आपकी ब्लॉकेज को खत्म किया जा सकता है? नहीं है अभी तक तो। लेकिन जो दवाई आपको दी जा रही है ब्लड प्रेशर की, वो तो ब्लड प्रेशर को कैसे कम कर रहा है? आपके हार्ट को मजबूर करके कि वो कम काम करे। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारा हार्ट कम काम करे? वो तो तभी होता है ना जब हम बूढ़े होते हैं। तो जितनी बार आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए, तो याद रखिए वो हार्ट डिजीज को नहीं घटा रहा है, ब्लॉकेज को नहीं घटा रहा है, वो हार्ट की कैपेसिटी को घटा रहा है। और आप रीडिंग देखेंगे ब्लड प्रेशर मॉनिटर में, लगता है कि चलो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। हमारा मकसद ब्लड प्रेशर कम करना नहीं है, हमारा मकसद हार्ट डिजीज कम करना है। ब्लड प्रेशर तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बर्फी हटाएंगे, चींटियां तो गायब होंगी, चींटियां क्यों रहेंगी? कोई कारण ही नहीं है। जो मेन कॉज है उसे हमें पिन पॉइंट करना है। तो सवाल क्या आएगा? कैसे करें? कितने दिन में होगा? कैसे पता चलेगा? पता चलने का बड़ा अच्छा तरीका है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो पता चल जाएगा। सबसे आसान तो यही है। या आपकी ताकत बढ़ जाएगी, वीकनेस खत्म हो जाएगा तो भी पता चल जाएगा। किसी को एंजाइना होता हो, जैसे स्टेज पे चढ़ते हैं, जितनी बार चढ़ते हैं और दर्द सा महसूस होता है, वो दर्द चला जाएगा तो समझ। एंजाइना मतलब कि कुछ सेल्स हैं वहाँ तक ठीक से ऑक्सीजन, ठीक से न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा है। तो बॉडी आपको कैसे बताती है? वो दर्द दे के बताती है। जैसे नॉर्मली बैठे हैं तो अभी दर्द नहीं होगा, तेज़ी से चलेंगे तो हो जाएगा। कुछ लोग सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हो जाएगा, कुछ लोग सामान ढोएंगे तो हो जाएगा। वो आपको नहीं भी होगा, लेकिन घर में किसी को होगा, दोस्तों में किसी को होगा। तो जिसको भी होगा वो कर सकते हैं जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे ये बात आपको समझनी होगी कि दवाइयाँ बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। उसके अगर ठीक कर सकती होती तो कुछ दिन दवाई लेने के बाद बंद कर देना चाहिए था ना, ठीक हो गई। वो तो होता नहीं, वो तो बढ़ता रहता है। तो दुनिया में जितनी सारी ट्रायल्स होती हैं, वो सारे ट्रायल्स में आधी ट्रायल्स तो कभी पब्लिश ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो पब्लिश हो जाए तो उन दवाइयों की असलियत सामने आ जाए। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप में से जिनको बहुत गहरा इंटरेस्ट लेना है तो ये alltrials.net, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने 2016 में एक संस्था खोली alltrials.net, और उन्होंने ये मुहिम चलाया कि वो सारे क्लिनिकल ट्रायल्स जो कभी पब्लिश ही नहीं हुई उनको भी ज़बरदस्ती पब्लिश कराना, ताकि दवाइयों की सच्चाई आप तक पहुँचे। ठीक है, मकसद ये है कि हमें ठीक हो जाना है बिना दवाइयों के। एक्चुअली दवाई के साथ तो ठीक हो ही नहीं सकते। ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए हमें नॉर्मल, ये हर एक इंसान में डिपेंड करेगा।
नॉर्वे जो दुनिया की सबसे हेल्दी लोग जहाँ रहते हैं, 80 साल उनकी, हमारे जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है भारतीयोों का वो 67 ईयर है फॉर एग्जांपल, 80 साल है नॉर्वे के लोगों का लाइफ स्पैन। नॉर्वे में जो एवरेज ब्लड प्रेशर है 150/90, एवरेज हेल्दी लोगों का। अब जरा सोचिए यहाँ से कोई डॉक्टर नॉर्वे चला जाए और देखे सारे लोगों का ब्लड प्रेशर 150/90, वो क्या बोलेगा? अरे सबका हाई ब्लड प्रेशर, सबको दवाई खिला के नीचे करो, ये तो मरने वाले हैं, हार्ट अटैक आ जाएगा सबको, राइट। जबकि अब मैं आगे बताऊंगा आपको, भारत में एक जगह है जारावास, अंडमान निकोबार में, वहाँ जो आदिवासी उनका ब्लड प्रेशर 100/60, वहाँ कोई डायबिटीज़ नहीं, कोई हार्ट डिजीज़ नहीं, कोई कैंसर नहीं, उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो आपका कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल है वो सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है, वो इंसान आप खुद हैं, राइट। कौन सा जूते का साइज आपको आता है वो हर एक का वेरी करता है, राइट। मेरा कुछ हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है, ठीक उसी तरह से ब्लड प्रेशर कोई एक नहीं है, हर एक का 120/80, राइट। अब इसकी जो एक ट्रुथ है ब्लड प्रेशर की, जॉइंट नेशनल कमीशन रिपोर्ट 4 1993 से पहले अगर किसी की मेमोरी जाती है तो याद करें, उस वक्त 160 पे 100 हुआ करता था। इससे ऊपर किसी की का ब्लड प्रेशर हो तो ही बोलते हैं थोड़ा बहुत दवाई खा लो। फिर 1993 के बाद 140 कर दिया, अब आप बोल रहे 120/80, हो सकता है कुछ महीने बाद हो जाए 115/75। ये धीरे धीरे घटते जा रहा है। जितना ही घटते जाएगा उतना क्या होगा, ज़्यादा लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेने लगेंगे। इस तरह से है, राइट। तो आपको कंफ्यूजन ना करके सिर्फ एक ही नंबर याद रखना है जिससे आप सोल्यूशन खुद कर पाएंगे। वो एक नंबर है 250, 250, बस यही याद रखिए। ये नंबर याद रखेंगे तो ये तीनों चीज़ों का सोल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। 250 नंबर तो याद रहेगा, एक ही नंबर याद रखना है। कैसे? अभी तक का जो मेडिकल लिटरेचर में जो एविडेंसेस हैं, जो उसकी कॉपी में आपको देके जाऊंगा, वो एविडेंस ये कहता है, अगर ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें, मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेटली बात करें, तो जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, चेक करने के बाद एक ऊपर एक नंबर आता है, नीचे एक नंबर आता है, दोनों को प्लस कर लीजिए, राइट। टॉप प्लस बॉटम, सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक। अगर दोनों मिला के 250 से नीचे है, मान लो 150/90 आ गया, कितना आ गया टोटल? 150/90 प्लस कर दे तो 240, तो मान लो कि ये नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं है, राइट। जस्ट एक इंडिकेटिव नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। ये कोक्रेन डेटाबेस 2018 की रिपोर्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो अच्छा, 250 से नीचे आ रहा है बिना दवाइयों के, सब कुछ ठीक है। 250 से ऊपर आ रहा है तो शायद ठीक है, शायद ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि ठीक है ही और ऐसा भी नहीं ठीक नहीं है, लेकिन अगर ठीक नहीं है तो ठीक करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपनी डाइट में थोड़ी सी बदलाव करनी है। क्या करना है उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। देखिए, कोलेस्ट्रॉल दो तरह से आपके बॉडी में होता है। एक वो कोलेस्ट्रॉल जो आपका बॉडी बनाता है, और एक वो कोलेस्ट्रॉल जो आप खाते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल आप खाते हैं वही वाला कोलेस्ट्रॉल आपको दिक्कत करता है। बॉडी उतना कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितना बॉडी को ज़रूरत है। बॉडी को एग्जैक्ट पता है आपको कितना ज़रूरत है, लेकिन बॉडी को ये नहीं पता कि आज आप कितना खाने वाले हैं, आपकी क्या प्लानिंग है। सिर्फ एक बात, अगर आज के इस पूरे लेक्चर का सिर्फ एक ही बात आप मानना चाहते हैं कि भाई आप एक बात बता दो, बस वही हम मानेंगे, तो मैं आपको आज से ये बोल रहा हूँ कि डू नॉट ईट कोलेस्ट्रॉल, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ऑटोमेटिकली एक सवाल आएगा इसमें, कैसे पता चलेगा कोलेस्ट्रॉल किस में है किस में नहीं है? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। जो भी खाना पौधों से आता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता। जो भी खाना जानवरों से आता है उसी में कोलेस्ट्रॉल होता है। भगवान ने पौधों को कोलेस्ट्रॉल बनाने की शक्ति नहीं दी है। अच्छा, काजू में कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं? काजू कहाँ से आता है? पेट से। तो कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है इसमें? नहीं है। अच्छा, दूध में कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं? दूध कहाँ से आता है? पेट से आता है? नहीं आता, वो तो जानवर से आता है। कोलेस्ट्रॉल है। तो जब भी आपको ये पता करना हो कि भाई इस वाले खाने में कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, आप पूछेंगे ये पेड़ से आया है या जानवरों से आया है? अच्छा, जानवरों से आया, मुझे नहीं खाना या मुझे नहीं पीना। अच्छा, पेड़ से आया तो नो कोलेस्ट्रॉल, है कि नहीं? सिंपल वन रूल, राइट। सो एनीवे, फिर भी अगर आपको फिर भी कोलेस्ट्रॉल मेजर करना ही है तो कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आज से 1978 से पहले होता था टोटल कोलेस्ट्रॉल, दैट्स ऑल। फिर आया एलडीएल, फिर एसडीएल, फिर आया वीएलडीएल, फिर ट्राइग्लिसराइड, वो बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। ऐसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जिसका सब कुछ सही हो उनके आंकड़ों के हिसाब से। वो छोड़िए, आप एक ही आंकड़ा ध्यान रखिए, 250। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 250 से नीचे है
तो सब ठीक है, और 250 से ऊपर है तो सब खराब, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपने क्या किया कि कोलेस्ट्रॉल वाले खाने को हटा दिया, हटाना वैसे भी है, राइट। एक आखिरी चीज़ गाइडलाइन में, ब्लड शुगर। आप देखिए, जितने पेशेंट हमने देखे ब्लड शुगर में, खासतौर पे टाइप 1 वाले ब्लड शुगर, उतना शायद हमारे देश में बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। तो हमने ये पाया, ये पता लगाने के लिए कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में है कि नहीं, उसका सबसे सटीक तरीका, सुबह उठते ही खाली पेट फास्टिंग ब्लड शुगर ले लिया आपने, खाली पेट वाला, रात को सोने से पहले एक और ब्लड शुगर ले लिया, खाना खाने के 2 घंटे बाद, दोनों को प्लस कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2। अगर ये रीडिंग 250 से नीचे आती है तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक ही चल रहा है आपका। तो ACP गाइडलाइन 6 मार्च 2018 में और डिटेल मिल जाएगा, ये ACP गाइडलाइन में आपको देके जाऊंगा। अब इस ऑडियंस में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिनका सारी रीडिंग 250 से नीचे आया, एक वो जिनकी सारी रीडिंग या कोई रीडिंग 250 से ऊपर आया। अब जिनका ऊपर आया वो नीचे कैसे करेंगे? नीचे करने के लिए एक डाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो सर ने अभी बताया आपको, DIP डाइट। वो डाइट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से आपको डाइट कैसे लेना है ताकि आपका सारे आंकड़े रेंज में आ जाए। हमारा जो मकसद है आंकड़ों को रेंज में लाना नहीं है, वो सेकेंडरी मकसद है। हमारा मकसद है हमारी हेल्थ अच्छी हो जानी चाहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमें कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए, हमारा स्ट्रेंथ होना चाहिए, एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए, कहीं कोई दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक से नींद आना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। हमारा ये मकसद है। हमारा मकसद कोई आंकड़े को हम नहीं चेस कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े भी ठीक हो जाएंगे, वो सेकेंडरी मकसद है। क्लियर है? तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हेल्दी तभी मानते हैं जब उनके आंकड़े ठीक हो, नहीं तो वो हेल्दी नहीं मानते। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं खुद अपने आंकड़े कभी नहीं देखता। हो सकता है 15-20 साल बाद कभी कोई रिपोर्ट कराया हो, लेकिन इन लॉन्ग रन मैंने कभी नहीं देखा। अपने आप से पूछता हूँ हाउ आई एम फीलिंग, इफ आई एम फीलिंग एनर्जेटिक तो सब ठीक है। तो अब करना क्या है? अभी तक ये मैंने बताया कि मैंने अभी तक 2 ही बात बताई आपको, कि पहली बात ये बताई कि दवाई के माध्यम से अगर आप ठीक रहना चाहते हैं वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर साइंस बता दी मैंने आपको। फिर दूसरी चीज़ बताई कि आंकड़े जो है वो कितना रिलायबल है, कितने डिपेंडेबिलिटी है, और अगर डिपेंडेबिलिटी है भी तो कौन से आंकड़े हैं जिन पे थोड़ा बहुत आप डिपेंड कर सकते हैं। अब बताना क्या रह गया, करना क्या होगा, व्हाट वी हैव टू डू। तो उसके लिए एक तस्वीर आपके सामने रखता हूँ। ये तस्वीर है, ये मैंने अपने मोबाइल से खींचा था कुछ साल पहले, अबाउट 8 साल पहले। ये अंडमान निकोबार द्वीप के समूह, उसमें बहुत छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे, उनमें से एक आइलैंड का मैंने तस्वीर ये खींची। ये है, यहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं जारावास। जारावास एक ट्राइब है और 50,000 साल पहले ये दुनिया से अलग हो चुके थे, जब सब लोग ही आदि मानव हुआ करते थे। याद कीजिए, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। तो वो आदिवान मानव क्या होते थे, कैसे रहते थे, जब कोई आविष्कार हुआ नहीं था, जब आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था, फायर। तो आज भी अगर आप जाते हैं तो ये जारावास के लोग जो हैं वो इस तरह से दिखते हैं, और इनके पास आज भी आग कैसे जलाना है उनके पास आज भी वो नॉलेज नहीं है। तो आज भी वो जानवर जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, नेचुरल लाइफस्टाइल में। तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ ऐसे एंटर नहीं कर सकते आप, वहाँ देयर इज़ सम रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि ऐसे एंटर करेंगे कपड़े पर पहन के तो उनको लगेगा कोई एलियन आ गया तो आपको तीर से मार देंगे, इसलिए ऐसे अलाउड नहीं है। लेकिन चलो कुछ परमिशन लेके कुछ नज़दीक तक यहाँ पहुँच पाए। वहाँ एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर R.C. कर। उन्होंने एक किताब लिखी थी इन पे, इनके साथ रह के, वही उनकी से दोस्ती करके, इनकी भाषा सीख के। ये अपनी दुनिया में रहते हैं, ये हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते, मॉडर्न लाइफस्टाइल, और इनके पास सिर्फ तीर कमान बस इतना ही है, बाकी खाना वो नेचुरल तरीके से रहते हैं। डॉक्टर R.C. कर ने अपनी किताब में लिखा जारावास सोसाइटी के बारे में, जो कि भारतीय, इनका बाई आइडेंटिटी दे आर इंडियंस, कि इनमें ना तो डायबिटीज़ है, ना हार्ट डिजीज़ है, ना कैंसर है, इनफैक्ट कोई बीमारी नहीं है, और बहुत ही शक्तिशाली लोग होते हैं ये। जानवरों से लड़ते हैं कभी कभी तो तब मरते हैं, पेड़ से जब गिरते हैं तो इनकी मौत होती है, बीमारी से नहीं मरते कुल मिला के। उनकी किताब में लिखा, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ इनके बारे में जाना, और एक सवाल आया, है तो ये भारतीय, इनमें क्यों नहीं डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। ये हुए एक तरह के लोग। एक दूसरे तरह के लोग हैं कुवैत एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाँ पे बीमार लोग पाए जाते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट 21% है। भारत का कितना था डायबिटीज़ का? 8 है ना। तो भारत से 3 गुना लगभग ज़्यादा, राइट, डायबिटीज़ पेशेंट है वहाँ पे। तो कुवैत में कुछ समय रहने का मुझे मौका मिला, कुवैत मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ने का मौका मिला, उनसे कुछ डेटा हमने लिया।
सवाल ये है कि वो भी इंसान है, उनमें इतनी बीमारियां क्यों हैं? वो तो एडवांस कंट्री है। कुवैत का जो करेंसी है दुनिया में सबसे ऊपर है, कुवैती दिनार जो है सबसे ऊपर है, राइट। यहाँ का 1 रुपये, वहाँ का 250 रुपये, नहीं यहाँ का 250 रुपये, वहाँ का 1 दिनार। तो खैर मेरे पास 2 सैम्पल साइज़ हैं, 2 तरह के ह्यूमंस हैं, एक वो जो कभी बीमारी नहीं पड़ते, जारावास, हाँ, और एक वो जो हमेशा बीमार रहते हैं, कुवैती पॉपुलेशन। दोनों की डाइट हमने देखी और डाइट में बहुत ही ज़्यादा फर्क था, और उन दोनों की डाइट का हमने नाम रखा, एक का नाम रखा VIP डाइट, और जारावास के लोग जो खाते थे उसको हम बोल सकते हैं DIP डाइट। बस ये डाइट को के कनेक्शन को समझना है तो हमारा काफ़ी सारा काम हो जाएगा। VIP डाइट क्या होता है वो एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। जिस तरह से VIP गाड़ियाँ होती हैं जो किसी भी रेड लाइट हो, रास्ते में ट्रैफिक लाइट हो, उनका कुछ मतलब नहीं है, उसको तोड़ के निकल सकते हैं, राइट। कोई भी अगर ट्रैफिक सिग्नल को इग्नोर करके हुए निकलेगा तो देखो VIP जा रहा है। जिस तरह से VIP गाड़ियों का होता है, ठीक उसी तरह से कुछ तरह का फूड है जो जैसे ही आप खाते हैं आपके बॉडी में VIP की तरह काम करता है, बॉडी के सारे नियम को ब्रेक करके सीधे ब्लड में चले जाते हैं, राइट। तो बॉडी के जिस तरह से ट्रैफिक लाइट में एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, ठीक उसी तरह से स्टमक के अंदर भी एक ट्रैफिक का एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, उसका नाम है इंक्रेटिन हार्मोन। वो फूड को बताता है कि ब्लड में जाना है कि नहीं, ब्लड में शुगर कितना है, ज़्यादा है तो मत जाना, स्टमक में जाना रुकना है, या लिवर में छुपना है, या कोलोन से निकलना है। ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, ये मैनेजमेंट होता है, वो इंक्रेटिन हार्मोन का होता है। लेकिन ऐसा कुछ फूड है जो उन ट्रैफिक सिग्नल को इग्नोर करके VIP की तरह सीधे ब्लड में घुलने लगते हैं, तो तब ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बैलेंस सारा बिगड़ जाएगा। तो दैट इज अ काइंड ऑफ डाइट विच इज कॉल्ड VIP डाइट। अब एक और तरह का, जैसे आप देख रहे हैं, डाइट है DIP डाइट। जैसे हमारा बिहेवियर, आपका बिहेवियर, ग्रीन सिग्नल है तो आप जाएंगे, रेड सिग्नल है तो रुकेंगे, आप सिग्नल के हिसाब से रूल्स फॉलो करते हुए आप और हम चलते हैं। तो कुछ फूड ऐसे हैं जो जब आप खाएंगे तो पहले वो स्टमक में जाएंगे, उस वक्त अगर ब्लड शुगर ज़्यादा ऑलरेडी है तो और शुगर घुलेगा नहीं उसमें, वो लीवर में जाके छुप जाएगा शुगर, या कोलोन से बाहर निकल जाएगा, या धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ही ब्लड में जुड़ेगा, तो यानी कि शुगर को मेंटेन रखेगा, राइट। इंक्रेटिन वाला जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसकी बात मानेगा। तो ऐसे जो फूड हैं, ऐसे फूड की लिस्ट है, उसे आप बोल सकते हैं DIP, डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पीपल, डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पीपल। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जब फूड आप चूज करें, आपके हाथ में कोई भी खाना है तो आपको बोलना है कि ये जो खाना है ये VIP वाले लिस्ट का है कि DIP वाले लिस्ट का है, राइट। मैं आपको ये बता दूं कि आप में से कोई भी कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर इस तरह का खाना खाएंगे तो 1 महीना लगेगा बीमार पड़ने में। ठीक इसका उल्टा, आप कितने बीमार क्यों ना हो, अगर इस तरह खाना खाएंगे तो 3-4 महीने लगेंगे ठीक हो जाने में पूरी तरह से, राइट, इररिस्पेक्टिव की वॉट एवर योर डिजीज स्टेटस में भी। अब सिर्फ एक ही सवाल बचता है कि यहाँ पे क्या लिस्ट है और यहाँ पे क्या लिस्ट है, दैट्स ऑल, राइट। तो उसके लिए वो लिस्ट, अगला स्लाइड जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान देखिएगा। VIP डाइट में जो लिस्ट है वो ये है, एनिमल फूड। जो भी चीज़ जानवरों से आती है, याद रखिए कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पॉइजन है, मैं बोल रहा हूँ वो VIP कैटेगरी में है। वो इंक्रेटिन को नहीं मानेगी, वो सीधे जाके ब्लड में घुलेगी, और सीधे जाके जब ब्लड में घुलेगी तो उस वक्त ब्लड का स्टेटस नहीं पता होते हुए तो ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ही शुगर बढ़ता है, तो ही ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज होगा तो ही ब्लड प्रेशर होता है। तो ये सारा मामला कहाँ शुरू होता है, जब हम एनिमल फूड लेते हैं। एनिमल फूड में खासतौर पे डेयरी प्रोडक्ट, जो लोग वेजिटेरियन हैं, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ। अभी बातचीत हो रही थी सुनील जी से कि हम तो हरियाणा के हैं, तब भी सुनील जी ने दूध छोड़ा हुआ है अभी ना, जैसे आपने बताया। तो हरियाणा में, तो मैं भी हरियाणा में रहता हूँ, पिछले 15 साल हो गए मुझे रहते हुए। फरीदाबाद में हमारा घर है और यहाँ तक तो लेक्चर ठीक रहता है। इसके बाद जब अभी कुरुक्षेत्र में जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट मेरा लेक्चर था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वहाँ लेक्चर था। जब इसके यहाँ तक लेक्चर पहुँचता है ना, तब प्रोफेसर हाथ खड़ा करते, बस यहीं तक ठीक है, आगे मत बोलना, और दूध के बारे में कुछ। फिर हमने एक बार बहस रखी, डिस्कशन विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, कि हम बहस करते हैं, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। तो बहस में जो पॉइंट है वो मैं आपको एक ब्रीफ एक लाइन में बताना चाहूँगा। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, राइट। जो दूध है ना, तो वो हर जानवर का अलग अलग बना है, वो उसके बच्चे के लिए बना है,
गाय का दूध न्यूट्रिशियस है? हाँ न्यूट्रिशियस है, लेकिन गाय के बछड़े के लिए, आपके बच्चे के लिए नहीं है न्यूट्रिशियस। गाय के दूध का जो हार्मोन है वो 6 गुना ज़्यादा पावरफुल है इंसान के दूध के हार्मोन से। अब गाय की जो ग्रोथ है, अब देखिए बछड़े की ग्रोथ 6 महीने में पूरा बड़ा गाय बनता है, राइट। जबकि इंसान को अगर 100 kg का बनना हो तो कितने साल लग जाएंगे। तो अगर हम गाय का दूध पिएंगे तो याद रखिए, जो भी चीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ती हो वो सही हो ज़रूरी नहीं है। कैंसर का मतलब ही बड़ी तेज़ी से ग्रो करना है, राइट। तो इसमें बहुत सारे और कन्फ्यूजन्स आएंगे, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, हमारे पूर्वज भी खाते पीते थे, बहुत सारे सवाल आएंगे, वो क्वेश्चन आंसर में आप ले लीजिएगा। मैं तो आपको यही बोलता हूँ कि आप मेरे कहने पे, सिंस आप यहाँ पे हैं, 15 दिन के लिए कुछ और मत कीजिए, सिर्फ दूध छोड़ के देखिए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ के देखिए। अगर जीवन भर आपने दूध पिया है, 15 दिन नहीं भी पिएंगे तो ऐसा कोई डेफिशिएंसी होने नहीं वाली। 15वें दिन पूछिए अपने आप से, क्या मेरे जोड़ों के दर्द थोड़े कम हुए, क्या मेरा ब्लड शुगर थोड़ा कम हुआ, क्या मेरी एनर्जी लेवल थोड़ी बढ़ गई, क्या मेरी नींद थोड़ी बेटर हो गई। अगर आपका सारे जवाब हाँ में आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बात है। तो 15 दिन और मत लीजिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आंख बंद करके फॉलो करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, एक बार मौका देने की जरूरत है। और मौका 15 दिन के लिए दे रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हैं। 15 दिन को भी 7 दिन में डिवाइड कर दीजिए, 7 दिन में भी थोड़ा फर्क दिखेगा आपको। खास तौर पे जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, पेट की गड़बड़ी होती है, एसिडिटी जिनको होती है, राइट। तो एक मौका आप दीजिए कि जीवन भर अपने दूध का साथ दिया, डेयरी प्रोडक्ट, राइट। और चलो हम 7 दिन से 15 दिन, लेट इट बी 15 डेज, एक बार एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं तो इतना बोलता हूँ कि मेडिकल लिटरेचर में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे ऊपर क्या असर कर रहा है, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट है, वही असली एविडेंस है। इंडस्ट्रियल फूड, याद रखिए कि कोई भी चीज़ जो फैक्ट्री से आती हो उसे मत लीजिए। आप पकड़िए हाथ में, ये फैक्ट्री से आया है, सीधे खेत से आया है। फैक्ट्री से आया क्या हो सकता है, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, जो पैक होकर आता है, डोंट टेक इट। सप्लीमेंट्स हैं हर तरह के, छोड़ दीजिए। दवाइयाँ हैं हर तरह की, जितनी तरह की दवाइयाँ हैं वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट करती हैं, धीरे धीरे टेपर डाउन करना होता है। ज़िंदगी भर दवाई लेना ये अपने आप में एक हेल्दी आइडिया नहीं है। ये है VIP डाइट। DIP डाइट में 4 चीज़ें हैं। फ्रूट्स, किसी भी तरह का फल कितना भी आप खाएंगे वो अच्छा ही होगा। हमारे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आम के सीज़न में वो आम 1 किलो 2 किलो खाते हैं कम से कम। तो मीठे से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है, राइट। मीठे से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, अगर मीठा आम का हो या कोई मीठे फल का हो या किसी फल का हो। वेजिटेबल कच्चे फॉर्म में, नट्स एंड स्प्राउट्स, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, नट्स और पत्ते। हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा पत्ते आप खाएं, मूली के पत्ते, पान के पत्ते, पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, पालक के लें, थोड़ा सा। कितना थोड़ा सा, मान लीजिए आपका, जैसे मेरा वेट 70 kg, इसका आधा कर लो, 35 ग्राम्स, थोड़ा सा। तो ये दवा है। अगर ये डायबिटीज़ के पेशेंट ले लें इतना जितना मैंने बोला, एक दिन के अंदर ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा। जो इंसुलिन वाले पेशेंट उनको हम देते हैं, जिनकी हीमोग्लोबिन डाउन रहता है उनको हम देते हैं। तो ये है DIP डाइट, ये है VIP डाइट। अगर आपने ये निर्णय लिया अभी से कि आज के बाद मेरे मुंह के अंदर जो भी जाएगा वो इन्हीं में से होगा, इन्हीं में से होगा, और ऐसा अगर आपने 3 दिन कर दिया, मैं 15 दिन की बात भी नहीं कर रहा, अब तो मैं 3 दिन 72 आवर्स किया कि चलो आज से लेके 3 दिन तक, अब इस मंडे तक, राइट, हम जो भी मुंह के अंदर डालेंगे वो इन्हीं में से होगा। 3 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, राइट। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका ब्लड शुगर तीसरे दिन तक नॉर्मल आने लगेगा। मतलब आपकी मजबूरी हो जाएगी कि अकॉर्डिंगली जो इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन को आधी कर दे, दवाई ले रहे हैं उसको छोड़ना मजबूरी हो जाएगा, नहीं तो ब्लड शुगर बहुत नीचे चला जाएगा। सोच सकते हैं कितना पावरफुल है डाइट। 7 दिन तक करने लगेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगेगा, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर खत्म होने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल जो हाई दिख रहा था वो कम होने लगेगा। 1 महीने तक अगर किया आपने, राइट, तो 10% वेट घटेगा। हमें वेट नहीं घटाना, एक्चुअली इंच लॉस करना है। मतलब आप इंची टेप से नापिए और इंच 2 इंच घट जाए तो बात बन जाए। हमें वेट, अगर वो बोलता है मुझे वेट घटाना है, तो मैं बोलता हूँ वेट घटाना है तो आपको कौन सा वेट घटाना है? मसल का वेट घटाना है, हड्डियों का वेट घटाना है, आपको एक्सेस जो चीज़ है वो घटाना है। और वो कैसे घटेगा? वो जो मैंने बताया DIP डाइट, उससे घटेगा।
थायराइड के जो पेशेंट हमने देखे हैं वो 2 महीने में उनको थायराइड की गोली छूट जाती है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मजबूरी है छोड़ना। कैंसर के पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं वो 6 महीने लगाते हैं इसको पूरी तरह ठीक करने में, अस्थमा के पेशेंट्स को। किडनी डिस्फंक्शन के पेशेंट 8 महीने में, जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनकी धीरे धीरे डायलिसिस कम होने लगती है, छूटने लगती है। तो ये अभी ये जो हमने बनाया टेबल, ये हमारे जो पेशेंट्स हैं पूरे देश विदेश में, उनके आंकड़ों को इकट्ठा करके एक आइडिया देने के लिए आपको बताया। ये थोड़ा वेरी कर सकता है हर एक में, लेकिन ये आइडिया है। अब सवाल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जैक्टली कैसे करना है। जैसे कल सुबह से हमें क्या करना है, कल सुबह से जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी बीमारी कौन सी है। वो डायबिटीज़ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, मोटापा हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, पेट जोड़ों में दर्द हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, नींद ना आना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। इंपॉर्टेंट ये कि कुछ भी या कुछ नहीं भी है तो भी हम और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं। तो कल से जो आपको करना है वो 3 स्टेप में बता रहा हूँ। स्टेप 1 12 बजे तक जो भी कुछ मुंह के अंदर जाएगा, लेट इट बी फ्रूट्स, 3 से 4 तरह के फल, कोई भी 3 से 4 तरह के फल, केला है, सेब है, संतरा है, पपीता, तरबूज, खरबूज, जो भी फल आपको मिल जाए। कितना? आपके बॉडी वेट के समान। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10 यानी कि 700 ग्राम मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना भी खा सकते हैं। 12 बजे से पहले सिर्फ यही जाएगा और पेट भर के खाना है। ये हो गया पहला स्टेप, यानी कि पराठे, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, चाय बंद। स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी आप लंच के लिए बैठेंगे, याद रखिएगा डिनर के लिए बैठेंगे, इन दोनों ही केसेस में आप 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में आप सब कुछ खाइए, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो खाना चाहते हैं। तो जो भी आप लेना चाहते हैं, इडली, डोसा, जो भी आपका स्टैंडर्ड फूड है वो इसमें रख दीजिए। और उससे पहले प्लेट 1 में सलाद। देखिए सलाद सभी खाते हैं, लेकिन सलाद जब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से अधिक खाएंगे तो वो दवा बन जाएगी। कितना? आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, राइट, 350 ग्राम्स मेरे लिए। इतना पहले ये खाया, अब आपने अपना रोटी सब्जी खाया। आपको लगेगा पेट तो भर ही जाएगा यहाँ पे, लेकिन होगा उल्टा कि जब ये खाएंगे आपकी एपिटाइट बढ़ जाएगी, आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी, आपकी भूख बढ़ जाएगी। और अगर पहले 2 रोटी आप खाते थे लंच में, तो अभी भी 2 रोटी खाएंगे, लेकिन आपका खाना बढ़ गया उल्टा। ये अच्छी निशानी है। पहले दिन नहीं होगा, तीसरे चौथे दिन हो जाएगा। तो ये है लंच में। डिनर भी यही करना है, डिनर सनसेट से पहले कर लीजिए, यानी कि 7 बजे से पहले कर लीजिए, पक्का ही कर लीजिए। 7 नहीं तो 7:30, नहीं तो 8, लेकिन लेट डिनर मत कीजिए। एक आखिरी बात, पैक्ड फूड छोड़िए, एनिमल फूड छोड़िए, और पूरे दिन भर में कुछ खाने का मन करे, स्नैकिंग का मन करे तो नट्स वगैरह ले लीजिए, मुट्ठी भर स्प्राउट ले लीजिए, फल पूरे दिन भर में कभी और भी खाना चाहे तो खा लीजिए। धूप ज़रूर देखें 40 मिनट। किसी बहाने से आप ये बहाना रख सकते हैं कि नाश्ता हमें धूप में ही करना है, लंच मुझे धूप में ही करना है। 40 मिनट नहीं तो 15 मिनट सही, लेकिन धूप थोड़ा बहुत दिखाइए अपने आप को। दिस बिकम्स द DIP डाइट, राइट। ये तीनों स्टेप अगर आप करते हैं तो हमने ये देखा है कि ये तीनों स्टेप करते ही, राइट, इस तरह से रिजल्ट आने दिख जाते हैं। और ये तीनों स्टेप आप जब करेंगे तो आपको आसान लगेगा, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, आप बड़े आराम से इसको कर पाएंगे। तो जितनी सारी बातें मैंने अभी तक बताई हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन ये क्लिनिकल ट्रायल से प्रूवन है। बोलने का मतलब है कि आज की जो दुनिया है वो दुनिया तब मानती है जब साइंटिफिक एविडेंस आ जाए, साइंटिफिक कम्युनिटी मान ले, तब आती है। अगर आप उनमें से हैं कि साइंटिफिक कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, जो सारी बातें आप कर रहे हैं, इस तरह का अगर किसी के सवाल हैं तो उसका जवाब मैं देना चाहूँगा। उसका जवाब ये है कि जो DIP डाइट मैंने अभी बताया, इस पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ट्रायल का स्पेलिंग गलत है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ट्रायल किया। 2 साल उन्होंने देखा और 2 साल के बाद इस ट्रायल का नतीजा 2020 में इन्होंने दिया। और जो सारे मैं बातें बता रहा हूँ वो सारी कुछ साबित होते हुए दिखाई दिया। तो ये गवर्नमेंट के क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री होती है गवर्नमेंट के साइट में, वहीं पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको देखना है वो, तो ये bishrup.com/research में जाएंगे तो वो सारे लिंक मिल जाएंगे। अभी तक मैंने जो बताया वो है ये है कि मामूली छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, मोटापा है, हार्ट डिजीज़ है, छोटी मोटी इसलिए कि दिन भर का काम हम कर पा रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा बहुत
वीकनेस है, थोड़ा बहुत कहीं दर्द है, उसके साथ काम भी चल रहा है। तो थोड़ा बहुत जिसे बोलते हैं कि कोई काम रुक नहीं रहा है लेकिन लाइफ इज़ नॉट स्मूथ, कमज़ोरी के बावजूद कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो लगता है कि धक्का मार के उठना पड़ रहा है, ठीक से नींद नहीं आ रही। तो देखिए नींद का क्या है, 2 ही स्टेप हैं। 7 बजे से पहले खाना खा लें और उसके बाद 10 बजे के बाद सोएं, इतना 3 घंटे का गैप होगा, राइट, तो बेहतर रहेगी। एक तो फिर भी नींद नहीं आ रही तो एक और चीज़ करना है तो ताकि अच्छी नींद आए, वो मैं 10 मिनट में आपको बताता हूँ। तो ये DIP डाइट फॉर ऑल काइंड ऑफ सिंपल डिजीजेस मैंने आपको बताया जो, लेकिन एक है जो ऐसे लोग हैं जो इतने बीमार हैं जो अपने बेड से ही नहीं उठ पाते। मान लो 3rd स्टेज कैंसर, 4th स्टेज कैंसर के, या किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, 5th स्टेज पे फेलियर जो डायलिसिस पे हैं, राइट, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दर्द से वो मॉर्फिन की दवाई लेते हैं तब जाके दर्द उनका रुकता है या तब कंट्रोल होता है थोड़ी देर के लिए। या पार्किंसन के पेशेंट्स हैं जो हाथ हिलता रहता है, वो दवाई लेते हैं 2 घंटे तक तब स्टेबल हो जाता है, फिर दोबारा हिलता है, फिर दवाई लेते हैं, फिर 3 घंटा 2 घंटा स्टेबल रहता है। जो एक्सट्रीम पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट जो इस हालत में हैं कि वो काम ही नहीं कर सकते कोई, बल्कि उनको अटेंड करने के लिए कोई चाहिए। अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या करना है, घर पे रहते हुए क्या करना है, किस तरह से बिना पैसे के ठीक होना है, उसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। वो नमूना देखेंगे तो वो जो भी मैं आप दिखाऊंगा उसे कहते हैं ग्रैड सिस्टम, जो हमारे हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं, लेकिन आप घर पे भी बना सकते हैं, वो भी मुफ्त में बना सकते हैं। और ग्रैड सिस्टम पे भी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ है, श्रीधर यूनिवर्सिटी एंड दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज ने किया, अभी उसका नतीजा निकाला था 2 दिन पहले। तो ग्रैड स्टडी क्या है, सिस्टम क्या है, किस प्रकार डायलिसिस के पेशेंट या ऐसे पेशेंट, आप में से अगर कोई भी ऐसा है जिनके घर में कोई है कि जिनको दर्द है बॉडी के किसी पार्ट में, ऐसा दर्द कि वो इंजेक्शन से ही ठीक होता है, ऐसा दर्द जैसे मान लो किडनी स्टोन का दर्द होता है, गॉलब्लैडर स्टोन का दर्द होता है, पीरियड्स के दर्द होते हैं, एक्सट्रीम पेन जिसे बोलते हैं, बॉडी के किसी पार्ट में अगर पेन हो, बहुत ज़्यादा पेन हो या सूजन हो, पेट फूल गया एकदम, या डायलिसिस के पेशेंट होते हैं जिनके पैरों में सूजन आ जाती है, राइट। तो ऐसे पेशेंट को क्या करना है वो आप देखिए विजुअली। अगला ये है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे चंडीगढ़ के हॉस्पिटल का आप जो देख रहे हैं, बड़ा सिंपल आप देख रहे हैं कि सब लोग पानी के इस टब में बैठे हुए हैं। इसको ध्यान से देखिए, ये हमारे सब डायलिसिस के पेशेंट हैं। ये वो लोग हैं जो हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार डायलिसिस के लिए जाते थे, राइट, और किसी न किसी की किडनी ढूंढ रहे हैं, तब तक किडनी ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं, नहीं तो इनकी डेथ हो जाएगी कुछ समय में। तो वो हमारे हॉस्पिटल में आए और आप देख रहे हैं ये चंडीगढ़ के हॉस्पिटल का, और उनको पानी में हम बिठाते हैं 2 घंटे के लिए। और ये जो पानी आप देख रहे हैं, आप एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से देखिए, गले तक पानी होना चाहिए। आप देख रहे हैं गले से नीचे, राइट, इतना ऊंचा तक पानी है। और इस पानी का जो टेम्परेचर है ये याद रखिएगा, दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री बहुत गर्म नहीं होता, इतना गर्म होता है कि आपको ठीक आराम मिलता है। तो ये जोधपुर का हमारा जो हॉस्पिटल है वो यहाँ का सीन है, आप देख रहे हैं। 40 डिग्री सेल्सियस पानी में इस तरह से 2 घंटे अगर कोई बैठेगा तो बॉडी के अंदर की सूजन चली जाती है, निकल जाती है। यही चीज़ लोग घर पे कर रहे हैं। देखिए घर में घरेलू जुगाड़ से कैसे किया लोगों ने, ड्रम के अंदर बैठ के कैसे कर रहे थे, राइट। अब देखिए इन्होंने ये इन्होंने इंडस्ट्रियल वो लगा लिया, बाहर ही सीमेंटेड बना लिया, अमेज़न से खरीद लिया ये सारे। तो ये एक जुगाड़ से भी कर सकते हैं। मामला सिर्फ इतना है कि अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस पे इस तरह से 2 घंटे के लिए आप बैठते हैं तो क्या होता है, गले से ऊपर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो साइंस के स्टूडेंट हैं, गले के नीचे जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ वाटर, राइट, यानी कि 2% प्रेशर डिफरेंस बन जाता है यहाँ से और यहाँ का। इस प्रेशर डिफरेंस में इन 40 डिग्री टेम्परेचर में आपके बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं। वो सारे जो बदलाव हैं, कुछ केमिकल बढ़ जाते हैं, कुछ केमिकल कम होने लगते हैं। और जैसे ही ऐसा होता है बॉडी में, तो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ फालतू है, किसी के बॉडी में सोडियम फालतू है, किसी के बॉडी में कैल्शियम फालतू है, किसी के बॉडी में शुगर फालतू है, किसी के बॉडी में क्रेटिनाइन फालतू है, यूरिया, यूरिक एसिड, हमें नहीं पता, या फैट, जो भी कुछ, या फ्लूइड, पानी भरा हुआ है, जो भी चीज़ भरा हुआ है आपके बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ बॉडी निकाल देती है।
राइट। कैसे निकालती है? यूरिन के रास्ते निकालती है, पसीने के रास्ते निकालती है, निकाल देती है। आपको कैसे पता चलेगा निकली कि नहीं निकली है? दो तरीके से पता चलेगा। एक तो सिम्टोमेटिकली आप देखेंगे, अरे सूजन तो है ही नहीं, अरे पेट का साइज तो कम हो गया, राइट। कितनी बार देर में दर्द है वो खत्म हो गया, कितनी देर में? 2 घंटे के अंदर। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कई दिनों तक करेंगे तब आपको पता चलेगा, पहले दिन ही, फर्स्ट डे, राइट। आप एक आइडिया, एक काम कर सकते हैं कि आप इस बाथटब में बैठने से पहले आप अपना बॉडी वेट मेजर कीजिए और 2 घंटे बाद, मान लो बॉडी वेट आपका 60 kg है, 2 घंटे बाद जब निकलेंगे दोबारा मेजर कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे, आपका बॉडी वेट होगा 59 है। तो जो कैंसरस सेल्स हैं जो बढ़ रहे थे वो वहीं रुक जाते हैं, ये प्रूवन है, राइट। सो उसका जो इफेक्ट है वो किस तरह से होता है, ये रिसर्च पेपर है सारे। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार बोलता हूँ, सिंपल चीज़ें हैं, एक बार करेंगे तो पता चल जाएगा। तो जो आप खुद अनुभव कर रहे हैं समझ लीजिए वही आपका सच है, राइट। तो रिसर्च पेपर तो बात की बात है, लेकिन ये फिर भी हम इसको कोट इसलिए करते हैं कि ये देख के आपको भरोसा होगा तो एटलीस्ट एक बार करेंगे आप। तो अभी तक जो बात कर रहे थे हम टिल नाउ, अभी तक दो तरह से बीमार पड़ते हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज, किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज, सिंपल डायबिटीज से लेके डायलिसिस के पेशेंट तक, कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर तक, लाइफस्टाइल डिजीज जो होती है, कॉमन कोल्ड सॉरी दैट इज नॉट ए लाइफस्टाइल डिजीज, वो इन्फेक्शियस कैटेगरी में आता है। तो किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज में आपके पास 2 हथियार हैं, एक हथियार है DIP डाई और एक हथियार मैंने आपको बता दी हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। ये दोनों ही बहुत ही सेफ हैं, इनको शुरू करेंगे, इसमें कोई साइड इफेक्ट है नहीं, ये घर पे किया जा सकता है। रिजल्ट कितने दिन में मिलेगा? जो हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी है 2 घंटे में मिलता है, और जो डाइट है वो 3 दिन से 7 दिन में, उसमें भी आपको फ़र्क पता चल जाएगा, राइट। तो आप हों, घर में कोई लोग हों, उनको आप ये बोल सकते हैं। दूसरे तरह से हम बीमार पड़ते हैं जिसे बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, बैक्टीरिया है, वायरस है, उससे बीमार पड़ते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी में चला गया उससे बीमार पड़ते हैं, जिसे फ्लू बोलते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, उसके बड़े सिंपल तरीके हैं, 10 मिनट और लगा के मैं उसको पूरा कर दूंगा। देन इट कवर्स 3 तरह से हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ सकती है, लाइफस्टाइल डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ या इंजरी। इंजरी को इस बार नहीं लेंगे, कभी और लेंगे, उसमें भी घरेलू कई सारे उपाय आप कर सकते हैं, राइट। किसी का फ्रैक्चर हो गया मान लो, राइट, कोई बेहोश हो गया मान लो, तो वो अगली बार लेंगे कभी, ताकि आप कंफ्यूज ना करें। लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके हाथ में काफ़ी कुछ है कि आप मामला संभाल सकते हैं। तो फिलहाल इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करते हैं, जो पिछले 2 साल में आपने देखा, तो उन 2 साल में हमने भी देखा, तो हमने क्या किया उन 2 साल में, हमारे पेशेंट्स में क्या हुआ, हमारे हॉस्पिटल में क्या हुआ, उसका एक नमूना आपको दिखाना चाहता हूँ, एक आइडिया आपको लग जाएगा। याद रखिए, जब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूँगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनिक नहीं होगा ना तो बीमारी ज़्यादा फैलेगी नहीं, जब पैनिक होता है बीमारी फैलने लगती है। नमूना मैं आपको दिखाता हूँ, नमूना ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग है। ये सब हमारे बच्चे हैं। ये 8 साल की है, आप कितने साल के हो? 8 साल का है, ये 14 साल की है, वो 15 साल का है। तो ये सब छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट्स बिल्कुल फिट हो गए। आपण 14 एप्रिल रोजी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार आरोग्य मंदिर या नावाने हे कोविड सेंटर सुरू केलं। त्या कोविड सेंटरच्या माध्यमातून इतका चांगला रिझल्ट मिळाला। आपण आजपर्यंत 7600 लोक या कोविड सेंटर मधून डिस्चार्ज केले। मैं हूं प्रतीक जोशी और हमारी जो जीत हुई है उसका वीडियो अभी जस्ट आपके सामने आने वाला है। आप देखिए अपनी बाईं तरफ, ये जो देख रहे हैं ये है WHO के प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड हॉस्पिटल। यहाँ मास्क भी है, PPE किट भी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है और ड्रेस में पेशेंट्स भी हैं। तो दूसरी तरफ अहमदनगर में हमारा नाइस कोविड केयर सेंटर, यहाँ ना तो कोई मास्क है, ना PPE किट है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ लव और कंपैशन। तो हमारे सेंटर में जो 30% पेशेंट ऐसे आते थे जो आते ही एम्बुलेंस में थे, जो बाकी हॉस्पिटल से आते थे, जब उनके पैसे खत्म हो गए, ये तो फ्री था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आते थे। 30%
जो सीवियर कैटेगरी में जो हम बोलते हैं, जो सीवियर कैटेगरी के जो हमारे जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से। तो हमने ये हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, जो आज भी ये शुरू किया था 2020 जुलाई में, जून में। ये आज भी एग्जिस्ट करता है, 24 आवर हेल्पलाइन है। और इस हेल्पलाइन से जो लोग जुड़ते थे, कोविड पेशेंट बोले, फ्लू पेशेंट बोले, वो या जो हमारे सेंटर में आते थे कोविड सेंटर में, वो कैसे हम उनको फ़ोन से या जो सामने आते थे उनको हम कैसे ठीक करते थे, वो क्या हम करते थे एग्जैक्टली, वो आपको अगले 2-3 मिनट बताऊंगा। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द सेशन। वो ये किताब में भी है, ये किताब भी आपको दे जाऊंगा। और ये किताब आपको डाउनलोड करना है तो bishop.com/ayush से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारे नाइस एक्सपर्ट हैं, ये पेशेंट हैं, किस तरह से वहाँ पे काम चलता था। यहाँ तक कि एक शादी भी हमने कोविड सेंटर में कराई, राइट। ये है, ये कोविड सेंटर का ही है। ये कोविड पेशेंट नहीं है, ये शादी कहीं करनी थी तो उन्होंने बोला हम आपके सेंटर में आके करेंगे, तो इन्होंने शादी भी वहाँ पे रचाई अपनी। तो इसमें रूल यही है कि हमें अगर कोई पेशेंट है, जितना प्यार आप दे सके, आप याद रखिए कि उतनी जल्दी वो ठीक होगा। और किसी से कंपैशन देने से, प्यार देने से आप खुद बीमार पड़ेंगे, ये कोई रूल नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, राइट। किसी की मदद करने से आप भी बीमार पड़ जाएंगे, किसी को छूने से बीमार पड़ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मैं और हमारे जो 750 टीम मेंबर हैं पूरे देश में, वो सब मर चुके होते आज, राइट। हाँ, ये सारे कोरोना की बात कर रहा हूँ, ये कोरोना वाले समय की बात कर रहा हूँ, अभी भी जो है। तो हम क्या करते थे, आपको क्या करना है, कोरोना को एक बार भूल जाइए। आप ये सोचिए कि जैसे आपको बुखार हो, वो बुखार कोई ना कोई वायरस की वजह से है। वो कौन सा वायरस है, क्या नाम है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ठीक कैसे होना, जल्दी जल्दी इमीडिएट ठीक कैसे होना है। जैसे ही पहला सिम्टम आए कि आपको बुखार हो गया, या आपके बच्चे को बुखार हो गया, या फिर आपकी बॉडी हो गई, राइट, बदन दर्द हो गया, फीवरिश लग रहा है, जैसे ही पहला सिम्टम आए तो आपको वही करना जो हमारे पेशेंट्स करते हैं कि आपको डे 1 पहले दिन सिर्फ लिक्विड पे रहना है, राइट। लिक्विड पे, लिक्विड में 2 ही चीज़ लेना है, नारियल पानी और मौसम्बी, सिट्रस फ्रूट जूस, मौसम्बी का जूस या संतरे का जूस या पाइनएप्पल का जूस। कितना लेना है, एक ही दिन लेना है, सिर्फ कितना लेना है, एक ही दिन लेना है। दैट इज आपका बॉडी वेट डिवाइड बाई 10। मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg डिवाइड बाई 10 कितना हुआ, 7 ग्लास नारियल पानी, 7 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस। यानी कि हर घंटे मुझे पीना है 1-1 ग्लास करके। जैसे ही आप ऐसा करने लगेंगे, आपका टेम्परेचर कंट्रोल में आने लगेगा, बॉडी एक वो कम होने लगेगा और आपकी पेशाब बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा पेशाब करेंगे, याद रखिए, उतना आपका फीवर कम होता जाएगा। तो ये पहले दिन, एक दिन क्या हम मान, लेकिन ये कि 80 kg से ऊपर वाले हों तब भी यहाँ पे वेट ऑफ द पेशेंट 80 ही लिखिए, राइट। 80 से ऊपर वालों को और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कोई 100 kg का है तो उसको 10 ग्लास की ज़रूरत नहीं है, 8 ग्लास से काम चल जाएगा, या फिर उतना जिससे लगता है कि जितना पेशेंट मैक्सिमम ले पाए। ताज़ा, पैक्ड नहीं। ये पहले दिन करना है। दूसरे दिन का रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, ये 20 आगे नीचे, यानी कि मेरा वेट अगर 70 kg है तो 7 ग्लास की जगह 3.5 ग्लास मौसम्बी का जूस, 3.5 ग्लास संतरे का जूस और करीब 350 ग्राम टमाटर खीरा। ये दूसरे दिन का डाइट है पेशेंट का। तीसरे दिन का डाइट हमारा फिर चेंज हो जाता है कि ये करीब 2-2 ग्लास नारियल का जूस और नारियल का पानी और सिट्रस फ्रूट जूस, और लंच में वही टमाटर खीरा 300-350 ग्राम। और लगभग डिनर तक हमने देखा 95% पेशेंट ठीक हो जाते हैं डिनर तक ठीक हो ही गए तो रोटी सब्जी दाल चावल खा लो। तो याद रखिएगा कि जब आपको बुखार होता है, खांसी जुकाम बुखार जिसे बोलते हैं, फ्लू जिसे बोलते हैं, हमारी खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो बॉडी चाहता नहीं कि हम चबा चबा के खाएं, तो तब आपको पानी ज़रूर पीना है, कोकोनट वाटर, कोकोनट का पानी पीना है, क्योंकि आपके बॉडी से बुखार की वजह से पानी निकल रहा है। जिस स्पीड से पानी निकल रहा है उसी स्पीड से पानी डालना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए, नहीं तो बुखार लंबा चलता है। हमें तो 3 दिन में ठीक करना है, तो हमें बैलेंस बनाना है। हमारे बॉडी से बहुत सारे न्यूट्रिएंट जाने लगते हैं, वो न्यूट्रिएंट बने रहे तो हमने सिट्रस फ्रूट जूस, मौसम्बी का जूस, संतरे का जूस, वो हो सके तो अच्छा सा जूसर रखिए घर में, तो बहुत सारी बीमारियां उसी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड डाइट है जो हम देते थे, लेकिन उनमें से कुछ पेशेंट ऐसे जो पहले से ही सांसों की तकलीफ वाले थे, उनकी तकलीफ बढ़ जाती थी, ब्रेथलेसनेस हो जाती थी। फिर ऑक्सीमीटर, जो कि आपने पिछले 2 साल में ही सुना, देखा, लिया, उससे पहले पता भी नहीं होगा। ऑक्सीमीटर देखते थे, ऑक्सीजन सैचुरेशन घट गया। देखिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑक्सीमीटर में घटे या ना घटे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर
सांस वो ठीक से ले पा रहा है, उसे खुद कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो ऑक्सीमीटर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर वो बोल रहा है मुझे सांसों में तकलीफ हो रही है प्लस ऑक्सीमीटर में भी घटा दिख रहा है तो इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो सेंटर है उस सेंटर में हमने कोई वेंटिलेटर नहीं रखा, ऑक्सीजन सेंटर दिखाने के लिए रखा, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करने देते थे। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लेंगे तो याद रखिए वो प्योर ऑक्सीजन जब लेते हैं तो वो लंग में निमोनिया बनाता है। अभी जब क्या हम ऑक्सीजन ले रहे हैं? हम एयर ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, हवा का एक पार्ट ही ऑक्सीजन है, राइट। जब आप प्योर ऑक्सीजन लेते हैं या अधिकतर ऑक्सीजन लेते हैं तो वो अलग रूप में काम करता है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन के लिए नहीं बना है, वो एयर के लिए बना है। एयर का एक पोर्शन ऑक्सीजन है, उसके लिए बना है। तो लेकिन ऐसा हमारे पास पेशेंट होते थे जिनका SpO2 लेवल 40%, 50%, 60% ऐसे नीचे आ गया, सांस ही नहीं आ रही उनको। अब उनको इमीडिएट सांस देना है। आप मान लो कोई घर पे है, फ़ोन पे ऐसे बोल रहा है, तो उसको क्या करना है ताकि सांसें उसकी आ जाए? उसके लिए हम क्या करते थे, जो आप कर सकते हैं, पेशेंट को ऐसे बिठाते थे। देखिए अभी जैसे आप पेशेंट खड़ा होगा तो सांसों की तकलीफ बढ़ जाएगी, पेशेंट बैठेगा सांसों की तकलीफ बढ़ जाएगी। पेशेंट ऐसे बैठते थे ज़्यादातर, आपने देखा गाड़ी में, कार में ऐसे पड़े हुए पेशेंट और सांस नहीं आ रही, सांसों की तकलीफ बढ़ेगी अगर ऐसे लेटेंगे तो। क्यों? क्योंकि हार्ट ऊपर है, लंग नीचे है। जितना आप सीधा लेटेंगे या जितना पीठ की तरफ झुकाव होगा उतना सांसों की तकलीफ बढ़ेगी, राइट। क्यों? क्योंकि लंग्स छोटा होता जा रहा है, हार्ट ऊपर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जा रही है। हम ऐसे पेशेंट को बोलते थे उसी वक्त ऐसे बैठने के लिए, राइट। ऐसे जैसे बैठेंगे तो हार्ट नीचे है, लंग ऊपर है, 20% कैपेसिटी लंग्स की बढ़ गई। बस दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। और उसके बाद भी अगर वो बोल रहा है कि नहीं अभी भी सांसों की तकलीफ है, तो छोटा सा प्लास्टिक का फैन होता है बैटरी वाला, वो हमने खरीद के रखा हुआ है काफ़ी सारे हमारे सेंटर में, मेरे ऑफिस में, वो पकड़ा दिया पंखे की हवा से, राइट, नाक से 6 इंच दूर पंखे की हवा, और ये पॉस्चर। अब एक मैजिक अगर आपको देखना है तो वो जो ऑक्सीमीटर आप उस पेशेंट के हाथ में लगाइए और ऑक्सीमीटर को देखते रहिए। आप देखेंगे 15 मिनट बाद कैसे ऑक्सीमीटर का जो ऑक्सीजन रीडिंग है वो बढ़ता जाता है। जहाँ तो 40% था 50, 60, 70 बढ़ रहा है, लेकिन हम ऑक्सीमीटर पे निर्भर नहीं, हम पूछेंगे आपको कैसा महसूस हो रहा है, बोल रहा है कि अब मैं ठीक हूँ। तो इस कई घंटों तक उसको या तो ऐसे बैठ भी नहीं पाएगा क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, तो उसको लेटना है। लेटने का जो पॉस्चर है वो समझ लीजिए आप, इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में प्रोन वेंटिलेशन। जब आप पीठ की तरफ लेटते हैं, आप देखेंगे कभी भी, आप याद कीजिए टीवी में जब दिखाते थे जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, वो हमेशा पीठ के बल लेटे होते थे। पीठ के बल जब भी आप लेटेंगे आपकी लंग की कैपेसिटी घटेगी, पेट के बल जब भी लेटेंगे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। सिंपल नियम अगर याद रखें तो आप किसी की ब्रेथलेसनेस को ठीक कर सकते हैं। और साथ में हम पंखा भी लगा देते थे छोटा वाला, और उससे भी उनको आराम मिलता था। ये कुछ घंटों तक जब आप करते हैं तो उसमें बॉडी रिवाइव होने लगती है। और साथ में वो जो पीने का जो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, तो यही हमारा थेरेपी थी। और हमने करीब 60,000 पेशेंट देखे, 60,000 पूरे देश में 60,000 पेशेंट देखें विद ज़ीरो डेथ, ज़ीरो मॉर्टलिटी। उनके बारे में पढ़ना है। और हमने आयुष मंत्रालय को इनवाइट किया कि आप आके हमारे हॉस्पिटल में देखो हम कैसे ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा, 3 महीने उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी की और उसका रिपोर्ट हमें दिया। वो रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट इस लिंक में आपको मिल जाएगा। तो हमने एक बात और देखी, ये आखिरी बात है हमारी, कई लोग पैनिक करते हैं एकदम से, राइट। और पैनिक में वो हॉस्पिटल चले जाते हैं, और हॉस्पिटल चले जाते हैं तो जो दवाइयाँ ढेर सारी स्टेरॉइड्स हैं वो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। पैनिक को कैसे रोकें? नींद नहीं आती तो कैसे रोकें? डिप्रेशन है तो कैसे रोकें? पैनिक है तो कैसे रोकें? 3 चीज़। या फीवर तेज है, और फीवर तेज होने से बॉडी में दर्द है, और कितना समय लगेगा इसमें ठीक होने में? मैंने आपको बताया था 3 दिन। 3 दिन तो वेट नहीं करेगा, बोलेगा मुझे पैरासीटामोल दे दो। पैरासीटामोल आपका दुश्मन है, क्योंकि वो जो फीवर है ना, वो आप फीवर जब ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वायरस, हाई टेम्परेचर में वायरस इनएक्टिव हो जाता है, मरने लगता है। तो फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर जो है बॉडी का हथियार है। लेकिन आपने पैरासीटामोल ले लिया तो फीवर घट गया तो क्या हुआ? बॉडी का हथियार खत्म हो गया। तो अब फायदा किसको हुआ? वायरस को हुआ, वो फैलने लगता है। तो अगर आप पैरासीटामोल लेंगे तो आप बॉडी के हथियार के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं लेंगे तो 3 दिन तक आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा। तो छोटे बच्चे, कई कमज़ोर लोग, वो 3 दिन तक झेलना नहीं चाहते, वो पैरासीटामोल लेते हैं, उस वक्त थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन वो 3 दिन का, 7 दिन, 10 दिन फिर वो खिंचता जाता है।
राइट। तो इमीडिएट उसी वक्त आपको आराम चाहिए। 3-4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर डिप्रेशन में आराम चाहिए, नींद नहीं आ रही तो आराम चाहिए, हेडेक हो रहा है तो आराम चाहिए, सिर दर्द हो रहा है आराम चाहिए, बिल्कुल आराम चाहिए उसी वक्त, राइट। तो या फीवर टेम्परेचर वगैरह है, बॉडी एक है तो आराम चाहिए इमीडिएट उसी वक्त, बिना दवाई के। दवाई के साथ आराम मिलेगा, बट वो आराम के बदले में एक कॉस्ट आपको चुकाना पड़ता है, दैट इज़ ए वेरी हाई कॉस्ट, कि आपका बॉडी और बीमार पड़ता है फ्यूचर में। तो उसके लिए क्या करना है, बड़ा सिंपल है। ये मेरा आखिरी स्लाइड है, इसे कहते हैं हीट प्रोटोकॉल। इसमें देखिए, जैसे ही जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, सोने से पहले करना है, नींद नहीं आती तो सोने से पहले करना है, एंजाइटी है तो सोने से पहले या दिन में कभी भी 1 बार 2 बार करना है, फीवर ज़्यादा है या टेम्परेचर है उसको घटाना है तो ये करना है हीट प्रोटोकॉल। ये क्या है कि आप एक ऐसा बाल्टी लीजिए इतना बड़ा जो देख रहे हैं आप, और इसमें पानी भरना है, और पानी का टेम्परेचर होना चाहिए 42 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस, राइट। और इसमें 1 चम्मच लेवेंडर ऑयल आपने डाल दिया, राइट। और इसमें पैर रख दिया, पैर रखा, और एक हाथ में देखिए ग्लास है, इस ग्लास में बिल्कुल गर्म, वार्म नहीं, हॉट वाटर 80 डिग्री सेल्सियस, एक थर्मोमीटर ले लीजिए पानी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, और एक नींबू निचोड़ के फिर इसको पीना है। दूसरा, इस तरह का आपके घर में है, सॉस का बोतल मिलता है, सॉस का बोतल लिया आपने, उसमें 200 ml पानी भरा, 1 चम्मच नमक डाला उसी पानी में, और इससे आपको जल नीति करना है। जल नीति बड़ी मुश्किल लगती है मुझे, मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन सॉस की बोतल को लेके जब नाक के अंदर उसका नोजल डाल के जब ऐसे पिचकारी की तरह करेंगे, जादू की तरफ देखेंगे, एक नॉस्ट्रिल से वो पानी जाएगा, दूसरे से वो अपने आप निकलेगा पहली बार में। जितना आसान आपको मेरे एक्सप्लेनेशन लग रहा है, इससे भी काफ़ी आसान है एक्चुअली। पहली बार में होगा, हर बार होगा, एक बार इधर एक बार इधर, 200 ml 100 ml इधर 100 ml इधर, बस। ये पूरा प्रोटोकॉल। अच्छा, पानी में कितनी देर रहना है, करीब आधे घंटे, 30 मिनट्स, राइट, 30 मिनट। और एक बाल्टी यहाँ पे जिसमें पानी है 50 डिग्री का, और एक मग है। हर 5 मिनट में एक मग से पानी यहाँ से निकाल के इधर डाला, और यहाँ से पानी इधर डाला। क्यों? टेम्परेचर 42 डिग्री मेंटेन करना है। अच्छा, आधे घंटे बाद अगर तो फीवर था तो फीवर आप दोबारा चेक कीजिए, 1 डिग्री और बढ़ जाएगा, अरे ये तो बढ़ गया। लेकिन उससे पूछेंगे आपका बॉडी एक कैसा है, बोलेगा कम हो गया। लेकिन 1 घंटे बाद जब टेम्परेचर चेक करेंगे तो टेम्परेचर नॉर्मल होगा। आपने क्या किया, बॉडी के टेम्परेचर को और बढ़ा दिया ताकि वायरस एकदम खत्म हो जाए, और फिर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा अपने आप, बॉडी खुद करेगा, राइट। नींद अच्छी आएगी। अगर डिप्रेशन में, एंजाइटी में, उसमें आराम मिलेगा, पहली बार में आराम मिलेगा। तो इसको रूटीनली भी कर सकते हैं, सोने से पहले इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो किसी को गले में बहुत सूखी खांसी हो रही है, जैसा कि अक्सर होता था अभी पिछले दिनों आपने देखा, तो उसमें घबरा जाते थे। घबराना नहीं है सूखी खांसी का, तो एक और चीज़ आप जोड़ लीजिए, ये अनार लिया, अनार लेके अनार को, यही एक चीज़ है जो जिसमें आग में रोस्ट करना होता है, आग में इसको रोस्ट किया, भुना, अनार को छील के अनार के दाना को भुना, राइट। और भूनने के बाद करीब 5-6 चम्मच आपने, जब काला हो गया 4 से 5 मिनट भूना, उसको चबाया, और जैसे चबा के खाते गए, और जब खाना पूरा हो गया, जो सूखी खांसी आ रही थी, रुक ही नहीं रही थी, वो वहीं रुक जाएगी। तो मतलब फास्टेस्ट, सेफेस्ट, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अफोर्डेबल, घर पे कर सकते हैं, सारी चीज़ घर पे मिलती हैं, और इससे आराम इमीडिएट मिलता है। याद रखिए, ये वो टेक्निक है जिससे सीवियर पेशेंट को हमने ठीक किया। आम पेशेंट की बात नहीं कर रहा, उनको तो ठीक किया ही, बहुत नाजुक पेशेंट को ठीक किया। और बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं जो बैठ ही नहीं पाते, तो वो लेट जाते हैं, लेकिन उनका दोनों पैर तकिए अपने बेड से बाहर लटका होता है, और पैर में, तब वो बाकी पीने वाला बाकी चीज़ नहीं कर पाते। जो बहुत ही कमज़ोर हैं कि वो बैठ नहीं पा रहे हैं, उनको लिटा दिया, और दोनों पैर थोड़े बेड से आगे नीचे लटक रहे हैं, वो पानी में डाल दिया। तो कमज़ोरी अगर किसी को है तो कमज़ोरी चली जाएगी। बॉडी में फटीग है, थकान जिसे बोलते हैं, वो चला जाएगा। थकान को ये हॉट वाटर सोख लेता है, राइट, वो अपने अंदर खींच लेता है। किसी का बीपी हाई जा रहा है, वो कंट्रोल में आ जाएगा। बीपी को क्यों कंट्रोल में आएगा? क्योंकि हॉट वाटर क्या करेगा, आपका ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, बड़ा कर देगा, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगेगा। तो ये दिन में 2 बार 3 बार करेंगे, और ऐसा 7 दिन तक करेंगे, तो इससे भी ब्लड प्रेशर आप नॉर्मल कर पाएंगे नेचुरल तरीके से। यानी कि ब्लड वेसल को आपको बड़ा करना है। ब्लड वेसल बड़ा होगा तो ब्लड में फ्लो अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो ब्लड फ्लो से ही सारा मैनेजमेंट है अपनी बॉडी की हेल्थ का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप घर में कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं जो 1 आध दिन में कर सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई
जो आज आपने ये ट्रेनिंग देखा, हो सकता है ये आप कल को भूल जाएं, तो इसीलिए जो हमने वीडियो है ये कल हम ये 1 अप्रैल vishwarup.com/1 अप्रैल राइट, इस वाले लिंक में ये वाले वीडियो डाल देंगे ताकि आप इसको देखें, कहीं कन्फ्यूजन है तो दोबारा देखें, किसी को दिखाना तो उसको दिखाएं, और ये टेस्ट ज़रूर करें इसको, जो मैंने बताया इसको टेस्ट ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे मैंने आपको बताया था कि भाई आज का दिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपने मौका दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये है कि आज हमारे पिताजी का जन्मदिन भी है, तो उनको एयरफोर्स से रिटायर हुए, वो इंडियन एयरफोर्स में थे, रिटायर हो गए, अभी कोलकाता में रहते हैं। तो उनको जब मैं ये बताऊंगा कि आपने हमें मौका दिया आपके बीच आने का, तो उनको बड़ी खुशी मिलेगी। तो खैर ये यहाँ पे हम अपना वार्तालाप ख़त्म करते हुए, ये कुछ किताबें हैं जो हमने लिखी, उनमें जो मुख्य किताबें हैं वो सर आपके लिए है एक सेट। देखिए जो सारी किताबें हैं ये विश्वरूप.com में जाएंगे तो ये PDF इसका फ्री डाउनलोड है वैसे भी, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद किसी को लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेक्शन कौन सा है, वो डेंगू है उसका नाम, H1N1 उसका नाम है, कोरोना उसका नाम है, इन्फ्लुएंजा इसका नाम है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि जैसे ही आपको सिम्टम आते हैं आपको ये सब करना जो आपको बता दिया, इसी वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ठीक होना आपके ही हाथ में है। दुनिया में ऐसी कोई दवा बनी नहीं है जो वायरस को मार सके, बनी है ही नहीं, तो फिर दवा क्यों ले रहे हैं। दुनिया में जितनी सारी दवाइयाँ बनी है बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया मारने एंटीबायोटिक जिसे बोलते हैं, याद रखिए 2016 तक वो सारी दवाइयाँ ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। ऑब्सोलीट मतलब अब बैक्टीरिया सारे म्यूटेट कर चुके हैं और नए म्यूटेटेड बैक्टीरिया के लिए नए एंटीबायोटिक्स अभी तक बने नहीं हैं। तो दवाई का ऑप्शन कहाँ है आपके पास, है भी तो नहीं। आपके पास ऑप्शन है तो ये नेचुरल तरीका है जो घर पे आप कर सकते हैं, और इसका थोड़ा सा कीजिए, रिजल्ट आए तो थोड़ा और कीजिए। तो यहाँ पे हम इसको समाप्त करते हैं, कोई सवाल हो तो, अदरवाइज दिस कंप्लीट। थैंक यू डॉक्टर विश्वरूप। थैंक यू for a wonderful session. Thank you. आर्यों की रंगराज से Respected ladies, श्री सुनील गुन, पुलिस उप महानिरीक्षक केंद्र गुरुग्राम, डॉक्टर R.K. मिश्रा CMO साहब, और यहाँ पर उपस्थित सभी बहादुर जवान, उनकी फैमिलीज, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय चौधरी मौजूद है। मैं यही कहूँगा कि रोज सुबह होती है, शाम होती है, उम्र हुई तमाम होती है। मैं एक मंत्री जी के साथ एक बार चल रहा था, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी एक मंत्र दिया था जिंदगी का। बोला था चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे एक छोटा सा आपका CRP का कांस्टेबल हो, सबके पास 24 घंटे हैं दिन में, मात्र 24 घंटे, किसी के पास 48 घंटे नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि हम सबके पास 24 घंटे हैं। ठीक इसी प्रकार से डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय चौधरी साहब के पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन 24 घंटे में जो ये काम कर रहे हैं, आई थिंक मैं सर मेरी वाइफ जो है बहुत बड़ी फॉलोअर है आपकी कोई वीडियो छोड़ती नहीं है उसको। आज सुबह मैं मेरठ में था, मेरठ से चल रहा था, तो वहाँ प्रोग्राम जाता है हमारे ग्रुप सेंटर का, इनका एक ग्रुप है। तो जब डॉक्टर साहब के बारे में मेरी वाइफ ने बोला वो आ रहे हैं, अरे मुझे भी वही होना चाहिए था, बट शी इज वर्किंग, वो नहीं आ पाए किसी वजह से। लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि हम वो देख पाएंगे इस प्रोग्राम को, जो आप फर्स्ट इसको रिलीज करेंगे 1 अप्रैल वाले को। तो मैं यही कहूँगा डॉक्टर साहब कि आपने यहाँ आकर इतना अच्छा आपने बताया DIP के बारे में स्पेशली, तो आई थिंक मुझे बहुत ज़रूरत है उसकी खुद में सोच रहा था। और आपका जो ये थेरेपी पानी वाली, किडनी वाली, ये मैं देखता आ रहा हूँ, खुद भी देख रहा हूँ ये चीज़। और आज आपका रूबरू आपके साथ हुए तो और भी अच्छा लगा। मैं यहाँ पर उपस्थित मेरे DIG महोदय डॉक्टर R.K. मिश्रा और यहाँ पर सभी ग्रुप सेंटर के जितने भी कार्मिक हैं, सबकी ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके इस मौके से हम सबको बहुत फायदा हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर। और अभी आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं,
तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।